दोस्तों ये कहानी बड़ी ही दिलचस्प है। अगर इस कहानी को लास्ट तक सुनोगे तो बहुत बड़ी सीख लेकर जाओगे। एक हॉस्पिटल के अंदर बुजुर्ग पति पत्नी थे। एक महिला अपने पति, जो कि पति मास्टर थे, रिटायर मास्टर, उनको ब्रेन हेमरेज हुआ था। तो वह हॉस्पिटल लेकर आकर भर्ती कर दिया था उस महिला ने, बुजुर्ग महिला ने अपने बुजुर्ग पति को। मेरे पति ठीक तो हो जाएंगे ना? उनको बचा लेना। मगर इलाज के लिए 10 लाख रुपए चाहिए थे। तो उस महिला, मतलब जब बताया जाता महिला को कि 10 लाख रुपए चाहिएंगे, तो महिला अब एकदम से घबरा जाती है, क्योंकि पैसे तो उनके पास थे ही नहीं। वह अपने बेटों के पास फ़ोन करती है तो बेटे बिल्कुल मना कर देते हैं कि हमारे पास 10 लाख रुपए नहीं है, और पिताजी की अब उम्र भी हो चुकी है, अगर वो भगवान के पास चले भी जाते हैं तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। यह बात सुन करके वह बुजुर्ग महिला की आंखों में आंसू आ जाते हैं। उसके बाद वह बुजुर्ग महिला इधर उधर अपनी यारी रिश्तेदारी सब जगह अपने अड़ोसी पड़ोसियों के पास भी फ़ोन करती है, लेकिन किसी के पास 10 लाख रुपए का बंदोबस्त नहीं था। वह हॉस्पिटल में बैठी हुई डॉक्टरों से अपील करती है कि बेटा कैसे भी करके इलाज कर दो। तो डॉक्टर कहते हैं नहीं माँ जी, हम इसमें कुछ नहीं कर सकते, पैसे की जगह पैसे होता है, और तब तक इलाज चालू नहीं होगा जब तक पैसे नहीं आएंगे। ऐसे ही वह बुजुर्ग महिला बैठी हुई थी उदास, उसकी आंखों में आंसू थे। बार बार सोचती कि अगर मैं घर ले जाऊंगी तो मेरे पति की मौत ही हो जाएगी, और मैं इलाज करवाऊं तो कैसे करवाऊं, पैसे नहीं है मेरे पास, और बिना पैसों के डॉक्टर इलाज नहीं कर रहे हैं। तभी दोस्तों वहाँ पर एक गाड़ी आकर रुकती है हॉस्पिटल के सामने। उसमें से एक करोड़पति आदमी उतरता है और सीधा हॉस्पिटल के अंदर आकर रिसेप्शन पर पूछता है उस मास्टर जी के कमरे का पता। तो वह उस कमरे की तरफ जाने लगता है। उस कमरे के पास में बुजुर्ग औरत बैठी थी, उसको देखकर उसको पता लग जाता है कि मास्टर जी की पत्नी है। तो उसको देखकर कहता है माँ जी आप चिंता मत करिए, और पिताजी को मैं बचा लूँगा, बाबूजी की जान में नहीं जाने दूंगा, आप चिंता मत करो। माँ मैं आ गया हूँ, चिंता मत करो। और उसके बाद रिसेप्शन पर जा करके 10 लाख रुपए ऑपरेशन के जमा कर देता है, और कहता है कि बाकी के पैसे भी मुझे बता देना। अब दोस्तों यहाँ पर वो बुजुर्ग महिला समझ नहीं पा रही थी कि आखिर यह मुझे माँ कह रहा है और मेरे पति को पिताजी कह रहा है, ये कौन व्यक्ति है, क्या मामला है, क्या चक्कर है, कहीं कोई और मैटर तो नहीं है कि मेरे पति की दूसरी पत्नी हो, कहीं उसका बेटा हो। बहुत सारे सवाल उस महिला के मन में उफान मारने लगते हैं। मगर दोस्तों उसके बाद जब खुलासा होता है इस कहानी के अंदर कि वह आदमी कौन है, करोड़पति, तो बड़ी अचंभे की बात लोगों को लगती है। लोग भी एकदम से देख करके शौक में रह जाते हैं कि क्या ऐसा भी हो सकता है आज के कलयुग में। तो दोस्तों क्या था इसके पीछे का राज, पूरी कहानी जानेंगे। वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखा करें, क्योंकि इन वीडियो से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। नमस्कार, मैं हूं सुदेश कुमार और तिरछी बात चैनल में आपका स्वागत है। यह घटना झारखंड के एक छोटे से गांव के अंदर घटी थी, जहां पर सूर्यकांत नाम का एक प्राइमरी टीचर था। प्राइमरी स्कूल के अंदर उसकी ड्यूटी लगी हुई थी। पत्नी का नाम सावित्री और 2 उसके बच्चे थे। अब क्या होता दोस्तों, सूर्यकांत जो मास्टर जी होते हैं वह बच्चों से बहुत प्यार करते थे। उनके इतने सालों के रिकॉर्ड में, यानी कि जब मास्टरी उन्होंने की है, तो इतने मतलब जब तक मास्टरी उन्होंने की थी तब तक उसने किसी भी बच्चे के ऊपर हाथ ही नहीं उठाया। उसका हाथ बच्चे को पीटने के लिए चलता ही नहीं था। लेकिन ऐसी बात नहीं है बच्चे नहीं पढ़ते थे, बच्चे फिर भी उनकी क्लास में सबसे होशियार रहते थे, क्योंकि वह बच्चों को बड़े प्यार से वैसे ही समझा दिया करते थे। अब क्या होता दोस्तों, ईमानदारी से बच्चों को पढ़ा रहे थे। एक दिन की बात है, एक बच्चा आता है और वह आकर के सूर्यकांत जी से कहता है मास्टर जी मुझे पैसे दे दो, मुझे कुछ खाना है। तो सूर्यकांत हंसकर उसके सर पर हाथ फेर कर अपने जेब से 20 रुपये निकाल कर दे देते हैं। अब वह 20 रुपये ले करके वह खाने के लिए चला जाता है। दुकान पर जो भी कुछ खाना होता है उसको खा लेता है। उस लड़के का नाम होता है भूरा। अब दूसरा दिन होता है। दूसरे दिन मास्टर जी स्कूल में जा ही रहे थे साइकिल से। रास्ते में लड़का मिल जाता है, मास्टर जी मुझे पैसे दे दो, मुझे कुछ खाना है। तो मास्टर जी फिर हंस करके उसको 20 रुपये और दे देते हैं, ये लो। अब मास्टर जी को यही लग रहा था कि ये बच्चा शरारती बच्चा है किसी का, और भाग करके आता है, पैसे मांग लेता है, खा लेता है कुछ। तो इसी बात को समझ कर वह दे देते थे। अब दोस्तों तीसरा दिन होता है। तीसरे दिन वह बच्चा स्कूल के अंदर ही पहुंच जाता है, फिर से पैसे मांगने लगता है। लेकिन अब जो मास्टर होता है वह जेब में हाथ डालता तो है, लेकिन हाथ डालने के बाद हाथ को वहीं पर रोक देता है और बिना पैसे लिए जेब में से हाथ को खाली निकाल लेता है। और फिर वह कहता है बेटा
ये भीख नहीं मांगा करते, क्योंकि मास्टर ने पहले ही उस लड़के के बारे में पता कर लिया होता है। मास्टर को पता लगता है कि ये बच्चा अनाथ है, इसके मम्मी पापा की मौत हो चुकी है, एक बार में उनकी मृत्यु हो गई, बस में कहीं जा रहे थे, एक्सीडेंट हुआ था। अब तो यह बात सुनकर टीचर को बहुत बुरा लगता है कि बताओ ये बच्चा बेचारा जो पैसे दे देता हूँ मैं उनसे खा लेता है। तो एकदम से वह जेब में से हाथ निकाल लेता और कहता है कि बेटा अगर तुम ऐसे पैसे मांगते रहे तो भीख मांगने की गंदी आदत पड़ जाएगी। ये जो तुम मांग रहे हो ना भीख है बेटा, ऐसे नहीं मांगा करते, दूसरे के पैसे को ऐसे फ्री में क्यों मांगते हो, ये बहुत बुरा काम है, बहुत गलत काम है। और ऐसा करो अपने आप कमाओ, अपने आप कोई धंधा बनाओगे, कोई बिजनेस करोगे या छोटी मोटी चीज़ भी करोगे, अपने आप कमा कर खाओगे तो बड़ी इज्जत होगी तुम्हारी। ये एक एक बातें उस बच्चे के दिमाग में बैठ रही थी। और फिर वह टीचर अपने जेब में से 20 रुपये निकालने की बजाय 1000 रुपये निकालता है और उस बच्चे के हाथ पर रख देता है और कहता है कि बेटा तू कोई अच्छा सा काम करके देखा मुझे, अपने आप कमा, उसमें से कमाई होगी फिर पैसों को वापस लगा देना और फिर उसमें से थोड़ा बहुत बच जाए तो उससे खाना खा लिया करना। ऐसा उसने कहा था टीचर ने। और फिर बच्चे के हाथ पर कह देता है कि मैं देखूंगा तुमने क्या काम किया है। यानी कि बच्चे को एक राह दिखाने का काम यहाँ पर टीचर कर रहे थे कि मैं देखूंगा, कल को इनको ख़त्म करके आ गया तो फिर इसको बताऊंगा, कोई नई राह दिखा। बेटा ये लो 1000 रुपये और अपना काम शुरू करो, कामयाब बनो, किसी से पैसे मांगो मत। लेकिन वह बच्चा इस बात को गांठ बांध लेता है, पैसों को देखता बार बार, फिर सोचने लगता, फिर पैसों को देखता, फिर सोचने लगता। उसको भूख भी लगी थी लेकिन आज वो उन पैसों में से 1 रुपया भी नहीं उठाता है। ऐसे ही चला जा रहा था। वहाँ बाजार था थोड़ी दूरी पर, उस बाजार के कोने पर सड़क के किनारे पर एक बुजुर्ग आदमी चाय की टपरी लगाया करता था। तो वहाँ जाकर वह बैठ जाता है और फिर उसके मन में विचार आता है कि यह बुजुर्ग आदमी जैसे चाय बेच रहा है, अगर इसको मैं बनाना सीख लेता हूँ तो मैं चाय की दुकान खोल लूँगा, क्योंकि मुझे ज़्यादा कुछ सामान चाहिएगा नहीं और मैं भट्टी जो होगी उसको लकड़ियों की भट्टी बना दूंगा। एक डेगची चाहिएगी और एक चाय छलनी चाहिएगी, चाय की पत्ती और चीनी चाहिएगी और कुछ अदरक चाहिएगी और 2-4 गिलास चाहिएंगे। तो 1000 रुपये में वो जुगाड़ बन जाता। अब वह उस बुजुर्ग आदमी के पास बैठकर कहता है काका मुझे तुम चाय बनानी सिखाओगे, मैं भी ऐसी दुकान खोलूँगा। अब वह बुजुर्ग आदमी बेचारा भला आदमी था, उसको बच्चे के ऊपर तरस आ जाता है, उसको अपने पास बुलाता है, कहता है क्यों नहीं बेटा, ये तो बहुत अच्छी बात है, तुम अपना काम करोगे, आ जाओ मैं तुम्हें चाय बनानी सिखाता हूँ। और फिर उसको चाय बनानी सिखाता है। बुजुर्ग आदमी यह उसके कप वगैरह प्लेट वगैरह धो दिया करता है, दुकान में कुछ सामान लाना होता बाजार से ला दिया करता है, क्योंकि बुजुर्ग आदमी उस बच्चे को जानता था, उसको पता था कि इसके माँ बाप तो मर चुके हैं, इसलिए भी उसको उसके ऊपर दर्द आ रहा था। एक गांव के ही वह थे। तो चाय बनानी वह सीख जाता है। चाय बनानी सीखने के बाद अब वह अपनी एक दुकान खुलवाता है उसी बुजुर्ग आदमी से। बुजुर्ग आदमी उसकी दुकान थोड़ी दूरी पर लगवा देता है, क्योंकि वहाँ पर शहर था तो काम सबका निकल आता है, बेशक दुकान नज़दीक हो। और उस बुजुर्ग आदमी उसकी देख रेख भी करता है कि बेटा कोई गड़बड़ी ना हो जाए इस बच्चे के साथ। तो इस तरह से उसकी दुकान खुल जाती है। अब धीरे धीरे कई साल गुजर जाते हैं और कई साल गुजरने के बाद जो मास्टर जी थे जिनका नाम था सूर्यकांत, जिसने 1000 रुपये इस बच्चे भूरा को दिए थे, अब वह बूढ़े हो जाते हैं, रिटायर हो जाते हैं। रिटायरमेंट का काफ़ी पैसा उनको मिलता है। उनका अच्छा घर था, बड़ा, कोई पैसों की तंगी नहीं थी। दोनों पति पत्नी थे और 2 बेटे थे। बेटे बड़े हो चुके थे, उनकी शादी उन्होंने कर दी थी और शादी होने के बाद वो थोड़ा बहुत नौकरी वगैरह करते थे या फिर कुछ व्यापार करते थे। उनके अलग अलग घर थे शहर के अंदर। दोनों बेटे अलग रहते थे और ये मास्टर जी सूर्यकांत और इनकी पत्नी सावित्री अपने पुश्तैनी मकान में रहा करती थी। अच्छे से समय गुजर रहा था, कोई दिक्कत ही नहीं थी। मगर दोस्तों वह बेटे जो थे वो ना ही इनका हाल चाल लिया करते, ना ही इनसे राजी खुशी की पूछा करते, ना ही बतियाया करते। मगर सूर्यकांत अपनी पत्नी से कहता है कि ना बतियाएं, मत बतियाएं, हालचाल लें या ना लें कोई दिक्कत नहीं है। हालचाल पूछने के लिए पड़ोसी हैं और रहने खाने के लिए हमें कोई दिक्कत ऐसी है ही नहीं, क्योंकि पेंशन आती है और रिटायरमेंट का काफ़ी पैसा है और हमारे पास अपना रहने के लिए घर है, तो कोई दिक्कत हमें क्या है, ना पूछे कोई मत पूछो हालचाल। इस तरह से सूर्यकांत जी हिम्मत से काम ले रहे थे। मगर जो उसकी पत्नी सावित्री थी उसका मन अभी भी बेटों में फंसा हुआ था और इस मन फंसने की वजह से यहाँ पर बहुत बड़ा नुकसान इनको झेलना पड़ जाता है। अब क्या होता है दोस्तों, अब इसका बड़ा बेटा आता है इसके पास एक दिन, कहता है बाबूजी आपके जो रिटायरमेंट के जो पैसे मिले हैं आपको 35 लाख रुपए, उनको आप मुझे दे दीजिए, मैं उनसे कोई व्यापार चालू करूंगा और उसके बाद आपके पैसे दे दूंगा मैं। अब सूर्यकांत कहता है तू पागल तो नहीं हो गया, उन पैसों को तो मैं टच भी नहीं करने दूंगा किसी को, वो मेरे ज़िंदगी भर के लिए हैं, वो मेरे पास हैं, तो मुझे तुम्हारी भी ज़रूरत नहीं है, किसी और की भी ज़रूरत नहीं है, मैं अपना गुजारा कर सकता हूँ, लेकिन उनको तुम ले जाओगे तो मैं किसके सहारे जीऊँगा। लड़का रोने लगता है, कहता है बाबूजी हम क्या मर
मर गए हैं, हम आपको महीने के महीने दे दिया करेंगे और पेंशन भी तो आती है आपके पास, और मेरा काम चलवा दीजिए। जबकि उसको पता था सूर्यकांत को कि यह बेटा कई कई महीनों तक भी फ़ोन भी नहीं करता है, और वो बिल्कुल मना कर रहा था सूर्यकांत, नहीं भाई पैसे नहीं दूंगा मैं, अपने बुढ़ापे में पैसा ही सहारा होता है, रिश्ते नाते तो औकात दिखा जाते हैं। लेकिन जो उसकी पत्नी सावित्री थी वह अपने पति को मनाने लगती है कि सुनते हो जी, अरे बेटा कोई बिजनेस करने की कह रहा है तो उसको कर लेने दो, ये सब कुछ इनका ही तो है, हम कौन से 35 लाख रुपयों को खाकर मर जाएंगे, और वो जब भी बच जाएंगे इनके ही रहेंगे वो जब भी। तो ऐसी बातें जब वह कहती है, सूर्यकांत को वह मतलब एक तरह से बातों के जाल में फंसा करके 30-35 लाख रुपए निकाल कर बड़े बेटे के हाथ में रख देते हैं, और वह उन पैसों को ले जाकर किसी व्यापार में लगातार वो व्यापार भी हो जाता है ठप। और ठप होने के बाद कहाँ तो वह बेटा ये कह रहा था कि मैं आपको महीने गेल कुछ पैसे भेज दिया करूँगा, लेकिन अब वह बेटा पैसे तो भेजना बहुत दूर की बात है, माँ बाप का हालचाल फिर से वह नहीं पूछता है कुछ भी। अब तो सूर्यकांत अपनी पत्नी से कहता है कि देखा मैंने कहा था ना, ये नालायक हैं, ये कुछ भी नहीं करेंगे। अब ये बात आई गई हो जाती है। फिर दोस्तों अब छोटा बेटा जो होता है वह आ जाता है इनके पास और आकर के कहने लगता है कि मुझे भी व्यापार करना है, मुझे भी कुछ पैसे दो। लेकिन सूर्यकांत कहता है बेवकूफ़, तेरा बड़ा भाई सारे पैसे खा गया, मेरे पास अब कुछ भी नहीं है। लेकिन छोटा बेटा कहता है नहीं नहीं, अभी तो आपके पास बहुत कुछ है। सूर्यकांत उसकी तरफ अचंभे की सी निगाह से देखता है। छोटा बेटा कहता है बाबूजी ये जो घर है ना इसको बेच देते हैं, ये 40 लाख रुपए का तो बिक ही जाएगा, और फिर मेरा भी व्यापार हो जाएगा, मैं भी कुछ ना कुछ कर लूँगा, और मैं फेल नहीं हूँगा बड़े भैया की तरह। अब तो यहाँ पर सूर्यकांत को गुस्सा आता है, उसको धमका कर कहता है निकल जा यहाँ से, ये एक रहने का सहारा इसको तू छीन ले, पैसे छीन लिए उसने, हम कहाँ जाएंगे। अब छोटा बेटा कहता आप चिंता मत करो, आपको मैं अपने घर ले जाऊँगा, और आप टेंशन कैसी भी लो ही मत। अब तो जो माँ होती है सावित्री वह फिर छोटे बेटे के चक्कर में फंस जाती है, पति को मनाने लगती है कि आप मान जाइए ना जी, ये भी बेचारा कर लेगा, कल को ये कहेगा बड़े भाई को तो दे दिया हमें नहीं दिया। सूर्यकांत कहता है तू पागल तो नहीं हो गई है, हमारे पास बचेगा क्या, बड़ा बेटा तेरा ले गया पैसा, आज तक वह मुड़ कर भी नहीं देखा उसने, ना ही महीने का कोई पैसा दिया वो कह रहा था, अब इससे भी ऐसा ही करवाएगी, अब तो हमारे पास घर भी नहीं रहेगा, कहाँ रहूँगी, कहाँ रहोगी तुम। लेकिन इतने में छोटा बेटा कहता मैं रखूँगा मम्मी पापा आपको। और फिर उसके बाद दोस्तों इस सूर्यकांत मास्टर जी को फंसा लिया जाता है और इसका घर बिकवा दिया जाता है। 40,50,000 रुपये का वह घर बिकता है, और इन पैसों को लेकर छोटा बेटा किसी व्यापार में लगा देता है। माँ बाप कहते बेटा ले चल हम अपने घर, लेकिन वह कहता मम्मी पापा अभी रुक जाओ, थोड़ा मुझे व्यापार में मुनाफा होगा ना तो घर थोड़ा बढ़वा दूंगा, 2-3 कमरे और बनवाऊंगा, फिर वहाँ पर तुम लोग भी रहना मैं भी रहूँगा, और अभी तुम इसी घर में रह लो। तो जिसको वह घर बेचा था अपना पुश्तैनी, उसी आदमी से कह दिया था कि भाई इसको किराए पर हम ही ले रहे हैं, और उसको फिर वह किराया दे देता है। छोटा बेटा माँ बाप को वहीं पर रहने देता है। कितनी बुरी कंडीशन हो गई थी दोस्तों माँ बाप की अपनी औलाद के पीछे। अब क्या होता, अब छोटा बेटा जो होता उसका भी व्यापार में घाटा आ जाता है, और घाटा आने के बाद अब अपने माँ बाप के रहने का किराया, उन्हीं के घर के रहने का किराया अब देना बंद कर देता है। अब माँ बाप जो थे वह परेशान हैरान, हालांकि वो किराया तो दे सकते थे अपने पास से, क्योंकि सूर्यकांत जी की जो पेंशन थी वो आया करती थी अच्छी खासी, मगर एक बात सीने में खटक जाती है, बड़े बेटे ने भी धोखा दे दिया। छोटा बेटा कहता था कि मैं अपने पास रखूँगा, अपने मम्मी पापा को सेवा किया करूंगा, लेकिन उसने तो पूछ से मुड़कर उसने भी नहीं देखा, यहाँ तक कि किराए के पैसे देना भी भूल गया। अब तो दोस्तों ये फ़ोन भी करते हैं, कोई फ़ोन नहीं उठाता। अब इसी बात को सोचते सोचते सूर्यकांत जी को ब्रेन हेमरेज हो जाता है, और जैसे ब्रेन हेमरेज होता है तो उनकी पत्नी सावित्री, जिसने सारा कांड करवाया था बेटों के मुंह में आकर, वह उसको ले जाती है हॉस्पिटल। वहाँ ले जाकर के बेटों पर फ़ोन करती है बेटा तुम्हारे पापा को ब्रेन हेमरेज हुआ है और डॉक्टर 10 लाख रुपए मांग रहे हैं। लेकिन कोई भी बेटा वहाँ पर आता नहीं है, और छोटा बेटा तो ये कह देता है कि माँ अब कोई ज़रूरत क्या है पैसे लगाने की, कर्जा हो जाएगा, बाबूजी की फिर भी जो उम्र है वो अब कुछ नहीं बची है, अगर स्वर्ग सिधार जाते हैं तो इसमें कौन सी बड़ी बात है। यह बात सुनकर माँ की आंखों में आंसू आ जाते हैं। उसको अपनी गलती का पछतावा होता है कि मैं अगर इन निकम्मों को पैसे नहीं दिलाती तो आज हमारे पास काफ़ी पैसे होते, मेरे पति का अच्छे से इलाज हो जाता। मगर दोस्तों अब पछताए होत क्या, जब चिड़िया चुग गई खेत। और उसके बाद उदास हुई अपने यार रिश्तेदारों पर फ़ोन करती है, अड़ोस पड़ोस में रहने वाले लोगों से फ़ोन करती है, सब मना कर देते हैं जी हमारे पास पैसे नहीं है, क्योंकि अड़ोस पड़ोस के लोगों को भी पता था कि इनके पास देने के लिए कुछ है ही नहीं, घर भी बेच दिया है, अपने घर में किराए पर रहते हैं, जो जमा पूंजी थी वो बेटों ने बर्बाद कर दी, बेटे कुछ देंगे नहीं, ये देंगे कहाँ से, कब मर जाए क्या पता। तो कोई भी उनको 10 लाख रुपये नहीं देता है। माँ बैठी उदास
लाश पड़ी हुई थी। इधर दोस्तों अब थोड़ी देर में, जैसा मैंने आपको कहानी के स्टार्टिंग में बताया था, एक सेठ जी आते हैं, करोड़पति, गाड़ी रोकते हैं, आकर के कहते हैं माँ जी आप चिंता मत करिए, अंदर जाकर पैसे भर देते हैं काउंटर पर। कहते हैं माँ जी आप चिंता मत करो, मैं बाबूजी को बचा लूँगा पैसे के उस पर, अगर पैसों की कमी से कोई बात होगी तो उसको होने नहीं दूंगा। फिर दोस्तों इलाज होता है, इलाज ऑपरेशन सक्सेसफुल रहता है, पिता को होश आता है। तो एकदम से होश आता है तो सामने वही सेठ जी खड़े हुए थे। कहते हैं बाबूजी कैसी तबीयत है अब आपकी? तो पिता कहता है कि बेटा तुम कौन हो? अब इतने में ही जो सावित्री होती है वो भी बोल पड़ती है, मैंने भी पूछा है जी इनको, बेटा तुम कौन हो, लेकिन बता ही नहीं रहा है। तभी जब पिता की आंखें खुलती हैं तो एकदम से पिता कहता है बेटा तुम कौन हो, क्योंकि पहचान नहीं पाया। अब वह कहता है जो आदमी था कि बाबूजी मैं भूरा हूँ, स्कूल टाइम में आपने जिसको एक बार 20 रुपये दिए, दूसरी बार 20 रुपये दिए, तीसरी बात आपने कही थी कि आप 20 रुपये से भीख मत मांगो बेटा, आप ये लो 1000 रुपये और अपना काम करो। ये बात अब उस बुजुर्ग आदमी सूर्यकांत को याद आ जाती है कि अरे हाँ बेटा तू भूरा है, इतना बड़ा हो गया, अरे तू इस तरह की बात कह करके अब वह पूछता है फिर आगे क्या हुआ। मतलब उसको इंटरेस्ट आ रहा था सूर्यकांत जी को, क्योंकि उसने पौध लगाई थी ना एक इंसान के जीवन की। तो अब बताता भूरा, उसके बाद बाबूजी मैं चाय की दुकान पर रहा था, चाय की दुकान खोल ली मैंने, उसके बाद चाय की दुकान में वहाँ आमदनी अच्छी होने लगी तो 2-4 चाय की दुकान और खोल ली। उसके बाद जब पैसा मेरे पास हो गया तो मैं प्रॉपर्टी डीलर बन गया और उसकी वजह से मैंने काफ़ी प्रॉपर्टियाँ इधर उधर बिचवाई और उनमें से काफ़ी मुनाफा होता था। आज मेरा अच्छा आलीशान बंगला है और 3-4 मेरे पास बड़ी बड़ी गाड़ियाँ हैं और पैसों बाबूजी कोई कमी नहीं है। फिर उसके बाद वह बताता है, और मैं एक बात और बताना चाहता हूँ बाबूजी आपको। सूर्यकांत जी मास्टर जी कहते हैं बताओ और क्या बताओगे बेटा? वह कहता है कि मेरी शादी भी हो गई, मुझे तुम आपकी याद नहीं आई, लेकिन शादी के बाद एक दिन मेरी पत्नी मुझसे पूछ रही थी कि तुम अकेले थे, तुम्हारे माँ बाप भी नहीं थे, तुम्हारी कामयाबी के पीछे राज किसका है? तो मैं एकदम से बताने लगता हूँ मेरे पीछे मास्टर जी का हाथ है। और फिर वह पूरी कहानी जब बताता अपनी पत्नी को तो एकदम से उसको मास्टर जी की याद आ जाती है कि अरे मैं कितना बेवकूफ़, जिन्होंने मुझे इस काबिल बनाया मैंने उनकी एक बार भी खबर नहीं ली। और फिर उसके तन बदन में एक ज्वाला सी बहक जाती है कि मास्टर जी से अभी मिलना है, अभी मिलूंगा जा करके। फिर यह गाड़ी लेकर के स्कूल में पहुंचता है। स्कूल से कुछ पता लगता है मास्टर जी के घर के बारे में, किसी पुराना चपरासी था उसने बताया था कि मास्टर जी वहाँ पर रहते हैं। फिर मैं आप लोगों के घर पर गया तो वहाँ पर ताला लगा हुआ था। लोगों ने कहा, आस पड़ोस के लोगों ने कि भाई मास्टर जी को ब्रेन स्ट्रोक आया हुआ है, हॉस्पिटल में है और उनकी पत्नी बेचारी बहुत दुखी है, लोगों से पैसे की भीख मांग रही है, बेटों ने दिए नहीं, आस पड़ोस के लोगों से भी पैसे मांगे लेकिन कोई नहीं दे रहा है, क्योंकि अड़ोस पड़ोसियों को सब पता होता है। यह बात सुन करके वह सीधा हॉस्पिटल में आता है, पैसे का चेक काट के तुरंत उसमें जमा करता है और उसके बाद सूर्यकांत जो मास्टर जी होते हैं उसको गला लगा लेते हैं कि बेटा तुझे तो मैंने सिर्फ 1000 रुपये दिए थे, तुमने इतना बड़ा कारोबार खड़ा कर दिया, हमारा इतना एहसान मान रहा है और मेरे 2 बेटे जिनके ऊपर मैंने लाखों में करोड़ों में पैसे खर्च कर दिए, बचपन से पाला पोसा, पढ़ाई लिखाई करवाई और व्यापार के लिए भी 35 लाख एक और 40 लाख एक रुपये एक अलग से दिए, घर परिवार नीलाम कर दिया, लेकिन फिर भी वो मरते समय मेरे पास नहीं आए, 1 रुपया भी उन्होंने मेरे इलाज में खर्च नहीं किया और ना मेरा हाल चाल पूछने आए। बेटा तू धन्य हो जिस माँ ने तुझे जन्म दिया था, वो कैसी देवी रही होगी। यह बात सुन करके भूरा बाबूजी को गले लगा लेता, कहता बाबूजी मैंने आपको और मास्टरनी जी को माँ और बाबा का दर्जा दे रखा था और अब आप चलिए मेरे साथ चलिए घर, क्योंकि मुझे पता है आप अपने ही घर में किराए पर रह रहे हो। और फिर उन दोनों को अपने घर ले जाता है, वहाँ ले जाकर आराम से रखता है, अपनी पत्नी को बताता है कि ये मेरे माँ बाप जिन्होंने मेरा जीवन बनाया। और फिर दोस्तों वहाँ पर मास्टर जी और मास्टरनी जी की खूब सेवा करता है। इधर जो बेटे थे इन दोनों के, मास्टर जी के बेटे जो थे दोनों, वह क्या करते हैं, अब वह इकट्ठे होकर के कोई ऐसा व्यापार करते हैं जिसमें लोगों के साथ फ्रॉड कर देते हैं। फ्रॉड के चक्कर में दोस्तों अब वह उनके पीछे पुलिस लग जाती है और वह फिर भाग करके अपने पिता और माँ के पास यहाँ पर आए हैं, क्योंकि उनको पता था कि वह एक अमीर आदमी के पास रहते हैं, वो ज़रूर मदद करेंगे। फिर भी वह मतलब से ही आए थे यहाँ पर, आकर के कहते हैं माँ बाबूजी हमें बचा लो, हमारे पास पुलिस पड़ी हुई है, हमारे पीछे फ्रॉड हो गया, हमसे गलती हो गई। लेकिन दोस्तों अब जो सूर्यकांत होता है अपनी पत्नी की तरफ कैडी नज़रों से देखता है कि जितनी भी बार मरवाया हूँ तूने मरवाया मुझे इनके चक्कर में, अब की बार
यार बेटों का प्रेम दिल से निकाल देना, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अब जो सावित्री होती है वह भी समझ जाती है कि यार सही कह रहे हैं पति देव, और उसके बाद सावित्री कहती नहीं बेटा अब यहाँ पर कुछ ऐसा नहीं है। और फिर पिता सूर्यकांत अपनी छड़ी उठाकर कहते हैं कि या तो यहाँ से निकल जाओ, वरना छड़ी मार मार के तुम्हारी वो हालत करूँगा जो तुम याद रखोगे। उसके बाद वह मुँह की खा करके वहाँ से वापस निकल जाते हैं, अपने घर चले जाते हैं। और भूरा सारा कुछ वहाँ खड़ा हुआ देख रहा था, और एकदम से भूरा जो होता है वह यह भी सोच रहा था कि अगर ये बच्चे उल्टे आए यानी कि माँ बाप के ऊपर ज़बरदस्ती दिखाने लगे तो मैं हूँ, इसलिए वहाँ पर खड़ा हुआ था। और उसके बाद दोनों बेटे वहाँ से मुँह की खाकर चले जाते हैं। और अब फिलहाल सूर्यकांत और उसकी पत्नी सावित्री अपने बेटे भूरा के पास रहते हैं, जिसको उन्होंने एक छोटी सी राह बताई थी। तो इस तरह से कई बार कहानियाँ रचती हैं समाज के अंदर दोस्तों। बड़ी ही अच्छी कहानी थी। किसी को राह दिखाना, बचपन संभाल देना बहुत बड़ी बात होती है, क्योंकि अपनों का तो हम करते ही हैं और अपनों की कोई गारंटी नहीं होती है कि वो सदा साथ देंगे। लेकिन किसी पराये का अगर हम थोड़ा सा भी करते हैं ना, वो जीवन भर याद रहता है कि मेरे बुरे वक्त में उसने मुझे सहारा दिया था। और एक बात और बताना चाहता हूँ, हम लोग किसी की मदद करते हैं, अगर कोई झिका हुआ है, किसी के पास काफ़ी पैसे हैं, धन दौलत है, रुतबा है, कोई नेता है, कोई बड़ा अफसर है, उसके सामने आप जाकर दुआ सलाम करते रहो, उनके पाँव छुओ, उनके आगे पीछे घूमो, उनकी चापलूसी करो, तो वो कोई मायने नहीं रखती, ना ही वो लोग याद रखते हैं। अगर आप थोड़े से भी समर्थ हैं और कोई गरीब है, किसी का घर नहीं बस रहा है, किसी को थोड़ी सी सहारे की ज़रूरत है, अगर थोड़ा सा सहारा मिल जाए तो अपनी ज़िंदगी को वह कामयाब बना ले। ऐसी जगह पर अगर आप थोड़ा सा सहारा बनते हैं किसी का, किसी की मदद करते हैं, तो वो इंसान आपको जीवन भर याद रखेगा। और अगर आप नेताओं के पीछे, बड़े लोगों के नीचे रात दिन उनकी चमचागिरी भी करोगे ना, तब भी कोई याद नहीं रखता। तो ये होता है फ़र्क। मेहनत मतलब मदद करने का भी एक अलग सिस्टम होता है। गरीब लोगों की मदद करें जो ज़रूरतमंद हैं, बिना मतलब के गिरना तो कहते ना देहाती भाषा में घूरे पर गुलाल गिरने के बराबर होता है। घूरा जो मतलब कचरा होता है, कचरे का ढेर, उसको गाँव में घूरा कहते हैं। घूरा मतलब जहाँ पर गोबर डाला जाता है पशुओं का। तो घूरे पर गुलाल, गुलाल जिसको माथे पर लगाते हैं होली में, कितना अच्छा चीज़ होता है, रंग बिरंगा होता है, उसको घूरे पर गिरने का मतलब वो वेस्ट हो गया। तो बिना जो हाँ मतलब जो नेताओं की चापलूसी करना, बड़े लोगों की चापलूसी करना, ये घूरे पर गुलाल गिरने के बराबर होता है। जहाँ पर ज़रूरत है ही नहीं मदद की, वहाँ पर आप लोग ज़बरदस्ती मदद किए जा रहे हो, तो वो बेकार है, वो कभी आपके काम नहीं आएगी। तो ऐसी जगह पर मदद करिए जहाँ पर आपकी छोटी सी मदद की वजह से किसी का पूरा जीवन बदल सकता है। ऐसी जगह पर आप दिल खोल कर मदद करोगे तो भगवान आपकी मदद करेगा। 10 के बदले 100 देगा, 100 के बदले 1000 देगा। ये रियलिटी है। आप जो भी कुछ कहना चाहते हो वीडियो के अंत में आप कह सकते हो। और वीडियो के लास्ट में यही कहना चाहूँगा मैं कि भाई इन कहानियों को सुनने के बाद अपने जीवन में ज़रूर उतारा करें, क्योंकि ये बहुत बड़ा रोल निभा सकती हैं आपके जीवन के अंदर, अगर आप इन चीज़ों को बारीकी से सुनकर इनके ऊपर अमल करते हैं तो। वीडियो के लास्ट में कुछ भाइयों के नाम जरूर लेना चाहूँगा जो हमारे वीडियोस को देखते हैं। सबसे पहले समाधान पाटिल भाई का नाम लेना चाहूँगा, जिनके भाई का निधन हो गया है, जो छोटे थे, 35 साल उनकी उम्र थी। बड़ा दुख हुआ यह बात सुनकर के। समाधान भाई हिम्मत से काम लीजिएगा, क्योंकि ये भगवान की खेती है, कभी भी अपनी खेती को काट लेता है। मुझे बड़ा दुख हुआ वाकई में। अभी उम्र ही क्या थी, 35 वर्ष उम्र थी समाधान पाटिल भाई की के भाई की, और जो कि भगवान ने अपने पास बुला लिया। मैं यही कहूँगा, भगवान से भी प्रार्थना यही करूँगा कि भाई उस भाई को अपने चरणों में स्थान दें भगवान जी, और उनको अपनी गति प्रदान करें। और समाधान भाई आप हिम्मत से काम लें। और देखो कहना बहुत आसान होता है, मैं ये बात समझ सकता हूँ, लेकिन जिसके ऊपर गुजरती है वो तो वही जानता है। पर फिर भी कह ही सकता है दूसरा इंसान, अब उससे आगे कुछ कर भी तो नहीं सकते। कोई भी इंसान दूसरा जो होता है, जैसे हम हैं, कोई और हो, यही कह सकते हैं भैया हिम्मत से काम लेना। कभी जी घबराए तो आप मैसेंजर में आकर हमसे बात कर लेना, हम तैयार रहेंगे बिल्कुल। दोस्तों उसके बाद हमारे साथ राम बहादुर सिंह रायगढ़ छत्तीसगढ़ से कमेंट करते हैं। मोहम्मद फरमान कमेंट करते हैं, कहते हैं कि मोहम्मद फरमान जिला मुजफ्फरनगर खतौली से हैं। सुदेश भाई आप बहुत अच्छी कहानी बताते हो, दिमाग में फिट हो जाती है। गलत काम का गलत ही नतीजा और अंजाम होता है। जी बिल्कुल मोहम्मद फरमान जी, मैं कोशिश यही करता हूं कि आप लोग इन चीज़ों से सीखें और एक आसान तरीके से कोई भी कहानी बताई जाए जो आपके दिल में बैठे। उसके बाद रामकिशोर कश्यप कमेंट करते हैं, कपिल देव प्रजापति कमेंट करते हैं, ताराचंद शर्मा कमेंट करते हैं, हाजी परियाल गुडारो कमेंट करते हैं, उदय नारायण कमेंट करते हैं। और उसके बाद
बलराज तंवर कमेंट करते हैं, और जी अमित पटेल बिहार बिलवा मोतिहारी जिला से कमेंट करते हैं, बहुत दिनों में कमेंट किया भाई ने। उसके बाद हमारे साथ धीरज बरनवाल लगातार हमारे वीडियोज़ पर बने रहते हैं, भाई का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और उसके बाद हमारे साथ राम गोसाई मरवे लगातार कमेंट करते हैं जी। मुनमुन श्रीवास्तव जी लगातार हमारे साथ बने रहते हैं। सूरज डीओ फिजी से लगातार कमेंट करते हैं, भाई का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और उसके बाद हमारे साथ कमेंट करते हैं मोनू जैन, कमेंट करते लगातार बने रहते हैं। मुकेश कुमार यूपी तरासी से कमेंट करते रहते हैं। ताजी लोहमान हमारी बहन लगातार ऑस्ट्रेलिया से कमेंट करती हैं। परममान हमारे भाई इटली से कमेंट करते हैं, बहुत सालों से हमें फॉलो करते हैं। और उसके बाद हमारे साथ खेमराज भाटी गुज्जर चिट्ठी जीबी नगर यूपी 16 से, और वनराज नामदेव कोहली लगातार कमेंट करते हैं। राम मोहम्मद यासीन लाहौर पाकिस्तान से, राधेश्याम शर्मा सिरसी जयपुर राजस्थान से, राजकिशोर चौरसिया महाबलेश्वर महाराज से, छगनदास खारडाबांध राजस्थान से, दुर्योधन भाई लगातार कमेंट करते हैं। और सुशील चौधरी हमारे भाई लगातार हमारे वीडियोज़ पर कमेंट करते हैं। अभी भी किसी भाई का नाम रह गया हो तो उस भाई का नाम अगले वीडियो में ज़रूर लूँगा। अगला वीडियो बहुत जल्दी फिर से लेकर आऊँगा, तब तक आप खुश रहें, सावधान रहें। जय हिंद, जय भारत।